तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह तक जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितनी मुश्किल हो जाए पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। साथियों, इन्हीं लाइनों के साथ अभिवादन स्वीकार करिए नीरज आईएएस की तरफ से। दोस्तों, आज की हमारी जो चर्चा है यह होगी क्लास 6 की एनसीईआरटी, और क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो राजनीतिक विज्ञान से यानी कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंध रखती है, उस एनसीईआरटी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यूपीएससी परीक्षा में जो पॉलिटी खंड से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आज बेसिकली मैं नीरज उन्हीं सब विषयों के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, यूपीएससी में जो आपका पॉलिटी का खंड है, ये प्रारंभिक परीक्षा में आपका जीएस का खंड आ जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 15 से 17 क्वेश्चन औसतन पॉलिटी खंड से पूछ लिए जाते हैं। और वहीं मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 2 से संबंध रखता है ये। तो जीएस पेपर में औसतन लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वह हमारे प्री और मेंस दोनों में है। तो देखिए, आपका जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका नाम है, यानी कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका नाम जो है आपका सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पार्ट 1 है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आज हम पहला अध्याय अपना पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। अब देखिए, विविधता की समझ को लेकर आपके मन में यह विचार आएगा कि अगर किसी का घर अलग है, किसी के पास कार है, किसी के पास कार नहीं है, अगर आप इसे विविधता समझेंगे तो आप गलत होंगे। अब देखिए, जैसे यहां आप 3 चित्र बनाइए, एक चित्र ये हो गया और दूसरा चित्र ये हो गया, ठीक है, और तीसरा चित्र ये हो गया। अब देखिए, इन 3 चित्रों को आप जब बनाएंगे तो आप इसमें पाएंगे कि तीनों चित्र आपके अलग अलग हैं। यानी कि किसी की आंखें बड़ी हो गई हैं, किसी के आंखें छोटी हो गई हैं, किसी के पांव बड़े लंबे हो गए हैं, किसी के पांव छोटे हो गए हैं। तो बेसिकली आप इन्हीं 3 चीजों को जान लें इसके बारे में, और पूरे टॉपिक में अगर आप कुछ भी ना पढ़ें, बस खाली यही जान लें, बस आपका विविधता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं शिक्षक हूं, इसके जो तमाम और भी पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं की भी चर्चा करूंगा, ठीक है। इतने से भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि इस टॉपिक को इतना करने के बाद आप स्किप कर सकते हैं। बट रह गया मैं टीचर, तो टीचर की अपनी गरिमा है, अपनी मर्यादाएं हैं, तो टीचर इस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखिए, जिस तरह से ये चित्र जो हैं आपके भिन्न भिन्न हैं, इसी तरीके से हमारी भाषा, खान पान, रहन सहन, रंग रूप आदि जो हैं भिन्न भिन्न होंगे। बेसिकली यही आपकी विविधता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे विविधता को और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अब जो है विविधता को हम जो है थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी ने आपका विविधता के विषय में
कई चीजें बताई हैं। जैसे आप अपने क्लास में जब जाएंगे तो क्लास के दौरान आप देखेंगे कि आपके कई मित्र होंगे, ठीक है। उन मित्रों को आप देखेंगे तो उनमें पाएंगे कि उन मित्रों में से कुछ के जो विचार हैं वह आपसे मिलते जुलते रहेंगे और कुछ कुछ के विचार थोड़ा भिन्न होंगे और कुछ मित्रों के विचार तो आपसे लगभग 36 का आंकड़ा बनेगा। तो इस आधार पर भी विविधता को समझा जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जैसे समीर 1 है और समीर 2 है। तो देखिए समीर 1 जो है आपका अंग्रेजी पढ़ा होता है और ये जाति से हिंदू होता है और ये समीर 2 का दोस्त होता है, इसने पढ़ाई कर रखी है और ये संपन्न यानी आर्थिक रूप से मजबूत है। वहीं समीर 2 की यदि बात करें हम तो पाएंगे कि समीर 2 जो है आपका ये अंग्रेजी नहीं बोल पाता बल्कि ये हिंदी बोलता है और फिर उसके बाद इसकी जो जाति होती है ये मुस्लिम होती है। ये समीर 1 का दोस्त होता है। यह पढ़ाई नहीं कर पाता है और ये पढ़ाई न कर पाने की वजह से अखबार बेचने लगता है और यह आर्थिक रूप से भी तंग होता है यानी कि गरीब होता है। अब पढ़ाई को लेकर आज भी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं यानी कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारी टीम आ रही है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ाया जाएगा अगर वह पढ़ने के इच्छुक होंगे तब। अगली बात जो अब देखिए यहां तक तो आप पाएंगे कि बहुत सारी विविधताएं इसमें पाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को लेकर और संपन्न यानी कि अमीरी और गरीबी और रोजगार के विषय में देखेंगे तो इसे हम विविधता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब आप कहोगे कि इसे विविधता की श्रेणी में क्यों नहीं रखोगे, तो देखिए ये आपका आर्थिक आधार हो जाता है यानी कि कोई गरीब कोई अमीर, ये आपकी गैर बराबरी हो जाती है यानी कि असमानता हो जाती है। इसको हम लोग विविधता नहीं कहेंगे, ठीक है। यह आपकी गैर बराबरी हो जाती है यानी असमानता हो जाती है। असमानता जब हो जाती है तो यह चीजें कुछ इसमें से हैं जो विविधता के दायरे से दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने जो इन बातों का जिक्र किया इसमें से अब देखिए आप इसे जो है गैर बराबरी यानी कि पढ़ाई नहीं कर पाए, संपन्न है और ये आदमी गरीब है और अखबार बेच रहा है, तो ये आपका विविधता नहीं होगा बल्कि असमानता होगी, गैर बराबरी होगी। एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है यानी कि डिफाइन किया है कि जो आपकी जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है ये असमानता का सबसे बड़ा पिलर है। यानी कि जो जाति व्यवस्था है यह असमानता का सबसे बड़ा स्तंभ है, ठीक है। तो इसे हम असमानता कहेंगे। असमानता से लेकर आप जब जाति व्यवस्था वाले में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे कई वर्ण होते हैं जो जिस वर्ण में जन्म ले लेता है उस वर्ण का हो जाता है यानी कि अपनी जाति बदल नहीं सकता है। हालांकि संविधान के आने से काफी कुछ प्रभाव पड़े हैं, काफी कुछ क्या बहुत प्रभाव पड़े हैं जिनको हम
कक्षाओं के माध्यम से देखेंगे। आज का जो वर्तमान समाज है, यह समाज अपने आप को हिंदू कहलाने में गर्व मानता है। यह समाज अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित समाज का होने पर गर्व करता है। लेकिन अगर वहीं भारतीय होने की बात की जाए, हिंदी भाषी होने की बात की जाए, तो यह कहीं ना कहीं शर्माता है, हिचकिचाता है। यानी कि अपने आप को भारतीय कहने पर, हिंदी भाषी कहने पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करता है। तो इस तरीके से हमने समीर 1 और समीर 2 के माध्यम से भी विविधता, असमानता, जाति, गैर बराबरी जैसे मुद्दों को जान लिया। अब जो आपकी अगली चर्चा निकल के आती है, तो अगली चर्चा जो है आपकी, वह हो जाएगी भारत देश के विषय में। ठीक है, अगली जो आपकी परिचर्चा है, यह हो जाएगी भारत में विविधता। भारत में विविधता। अब देखिए, भारत में विविधता की बात करें तो भारत जो है विविधताओं वाला देश है। विविधताओं वाला देश। विविधताओं वाला देश है भैया। यहां जो है लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। विभिन्न भाषाओं के बाद यहाँ विभिन्न प्रकार का व्यंजन, भोजन करते हैं भैया, भोजन। और उसके बाद अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अलग अलग त्योहार के बाद अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जो आज भारत है, भारत जो है आपका अपना, भारत अपना जो है विविधताओं वाला देश है। अब विविधताओं वाला देश कैसे है भारत? यहाँ के जो लोग हैं विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जैसे आप दक्षिणी छोर को ले लें तो वहां तमिल आदि भाषाएं बोली जाती हैं। और वहीं अगर उत्तरी छोर को ले लें तो वहां आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को ले लें, हिंदी भी बोली जाती है, खड़ी हिंदी भी बोली जाती है, अवधी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाएगा। तो क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ, मतलब क्षेत्र क्षेत्र में डिफाइन करके भी यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। और भोजन आप देखेंगे कि कई एरिया ऐसे हैं जहां धान नहीं हो पाते हैं, तो वहां के लोग जो है धान ना उगा पाने के कारण रोटी आदि मोटे अनाज, बाजरा, मक्का जो आपकी पथरीली भूमि पर भी उग जाए, ऐसे अनाजों का प्रयोग करते हैं। वहीं जहां पर केवल और केवल चावल होते हैं, तो वो लोग अपना चावल लाए, मछली भात बनाए, आराम से चट कर गए। तो ये भोजन का हो गया। त्योहार हमारे यहाँ देखिए, हिंदू धर्म वाले अलग त्योहार मनाएंगे, मुस्लिम वालों का अलग त्योहार है, सिखों का अपना अलग त्योहार है, बौद्ध जैन का अलग त्योहार है। तो इस आधार पर हम
अनेक त्योहार यानी कि अलग अलग धर्म में अलग अलग त्योहार मनाते हैं। फिर बात आती है आपका धर्म को लेकर, तो हमारा भारत जो है विभिन्न धर्मों वाला है। यहाँ आपको हिंदू धर्म भी देखने को मिलेगा, मुस्लिम धर्म भी देखने को मिलेगा, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि धर्म देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर भी भारत का उदाहरण दिया जा रहा है कि भारत जो है इसी प्रकार विविधताओं वाला देश है। हमने अब तक 3 आधारों पर विविधता को समझा, यानी कि पहला आधार हमने 3 चित्रों के माध्यम से किया, दूसरा आधार हमने समीर 1 और समीर 2 के माध्यम से समझा, और तीसरी विविधता यानी कि तीसरी बार हमने विविधता को, तीसरा उदाहरण विविधता का जो है भारत के माध्यम से समझा कि भारत कैसे कैसे विविधताओं वाला देश है। ठीक है, यहाँ किस किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। अब भारत के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के माध्यम से हम विविधता को समझेंगे। अब इन विविधताओं में हम देखेंगे लद्दाख और केरल को। ठीक है, यानी कि हमने 3 आधारों पर अब तक विविधता को समझा। अब भारत के कुछ राज्य हैं, उन राज्यों के माध्यम से भी विविधता को समझेंगे। एक तरफ है आपका लद्दाख, तो वहीं दूसरी तरफ आपका दक्षिणी छोर हो जाएगा केरल। सबसे उत्तरी छोर आपका जो है लद्दाख हो जाएगा और दक्षिणी छोर आपका केरल हो जाएगा। तो देखिए, यहां आपका ठंडा रेगिस्तान मिलेगा, ठंडा रेगिस्तान। यहां आप पाएंगे, जब केरल में आप आएंगे तो केरल में आपको मिलेगा भूमध्य रेखा के नजदीक, यानी कि यहां आपका समुद्र मिलेगा और पहाड़ी मिलेगी। जब केरल पर आप आएंगे तो यहां आपको समुद्र मिलेगा, पहाड़ी आदि मिलेंगी। ठीक है, और फिर यहां आप देखेंगे तो वर्षा जो है आपका नहीं के बराबर होगा, और यहां आप देखेंगे तो वर्षा तापमान अधिक, यहां वर्षा भी अधिक मिलेगी। वर्षा आपकी, यहां वर्षा आप माइनस के माध्यम से समझिए, यहां प्लस के माध्यम से समझ लीजिए। और यहाँ तापमान भी लगभग अधिक पाया जाता है, तापमान। यहाँ आपको तापमान भी अधिक देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2 ही उदाहरण के माध्यम से समझिए, ज्यादा ना समझिए। ज्यादा से क्या होगा कि चीजें आपके ऊपर से जाने लगेंगी। अब देखिए, जैसे हमने विविधता को 3 आधारों पर समझा। पहला आधार हमने 3 चित्रों के माध्यम से समझा, दूसरा हमने समीर 1 और समीर 2 के माध्यम से समझा, तीसरा आधार हमने विविधता को भारत जैसे विविधता वाले देश के माध्यम से समझा। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में हम 2 राज्यों के माध्यम से विविधता को समझ लेंगे। ठीक है, लद्दाख जो है आपका ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। अब वर्षा नहीं के बराबर जब होगी तो यहाँ जो है आपकी पशुपालन, यानी कि ये लोग खेती कम करेंगे, यानी कि ये लोग पशुपालन पर विश्वास रखेंगे। पशुपालन में ये लोग जो है पश्मीना शाल आदि का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इनके यहाँ समुद्र और पहाड़ी है,
और वर्षा भी हो रही है। अब वर्षा हो रही है तो ये लोग चावल की अधिकता पाई जाएगी। अब यहाँ मछली चावल ये लोग आराम से गए, समुद्र है, मछली पकड़े, बनाए, उसको चावल के साथ लपेट गए। यानी कि वर्षा अधिक हो रही है तो चावल की खेती अधिक होगी, तो मछली चावल के साथ लपेट गए। और ये लोग जो है आपका आ, लगभग लगभग दूसरों पर डिपेंड होंगे। तो इसलिए आप जब नैनीताल वगैरह जाते हैं तो वहां देखते हैं कि चीजें जो है आपको बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आपने विविधता को 3-4 आधारों पर समझ लिया। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि चीजें जो है आपकी जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो विधिवत तरीके से यानी कि अच्छे से चलेंगी। अभी क्या होता है कि मैं लिखता हूं और मेरे लिखने से आप लोग कहते हैं, कोई कहता है समझ में नहीं आता, कोई कहता है कि लिखते हो तो टाइम लगता है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो 1 जनवरी से आपकी सारी क्लासें भी होने लगेंगी जो कि डिजिटल बोर्ड और ऐप के माध्यम से होंगी। तो इस तरीके से हम अपनी परिचर्चा को लगभग लगभग यहीं रोकते हैं।